अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है एमकॉम 2 की और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और आंसर आपके पास है मैट यूजरिंग और इसका हम 7th एडिशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसका 9th एडिशन भी है, लेकिन हम जो है वो 7th एडिशन को लेके चल रहे हैं। 9th एडिशन से भी हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये चैप्टर आपने बीकॉम के अंदर भी किया होगा, लेकिन बीकॉम के अंदर जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई थी वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की थी। तो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के दो मेथड है। एक है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड और दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है FIFO मेथड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसका जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज मेथड का। तो आपने बच्चों ये जो फॉर्मेट है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना और याद करने के बाद आपने एक दफा इसको लिख लेना। अगर आपको फॉर्मेट याद हो जाता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा, लेकिन अगर आप चैप्टर को फॉर्मेट को याद नहीं करते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और इस चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन आने की भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं। आप 90% कह सकते हैं पेपर में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो आपने फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, उसको लिख लेना, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आज हम जो है वो वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताऊंगा, तो उसके बाद फिर हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी क्या जो है वो कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास जॉब ऑर्डर और दूसरा हमारे पास प्रोसेस बेस्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो ये दो तरीक़ों से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो देखते हैं फर्दर जॉब ऑर्डर क्या होता है। लिखा हुआ जी, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम बिगिंस ओनली आफ्टर अ confirmed कस्टमर ऑर्डर इज़ रिसीव्ड। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर हम जो है अपनी प्रोडक्शन जो है वो कब स्टार्ट करते हैं, जब हमें किसी कस्टमर से कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके ऑर्डर के ऊपर हम जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा वो कह रहा है इन जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स आर अलाउड टू प्लेस कस्टमाइज्ड ऑर्डर। यहाँ पे हर कस्टमर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी चीज़ बनवा सकता है। जॉब ऑर्डर के अंदर हर कस्टमर की जो प्रोडक्ट होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स बेस्ड ऑन कस्टमर्स डिमांड। और हर जो ऑर्डर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो दूसरे कस्टमर की ऑर्डर की कॉस्ट से डिफरेंट होगी। तो मैं आपको सिंपल बिल्कुल इसकी एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप दर्जी से जो है वो कपड़े सिलवाते हैं, तो दर्जी जो होता है वो जॉब ऑर्डर बेस पे काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा हर जो कस्टमर होता है उसका ऑर्डर डिफरेंट होता है, उसकी जो डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है, हर किसी का जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट हर कस्टमर की उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस किस्म का कपड़ा यूज़ करवा रहा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, तो हर कस्टमर की जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे ही आप एग्जांपल अगर हम देखें, जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनीज है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा हर कस्टमर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चीज़ें बनवाता है। क्रिकेट बैट्स अगर एग्जांपल लें तो हर कस्टमर अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट बैट्स बनवा रहा होता है। ऐसे सर्जिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं तो ये सारे जॉब ऑर्डर बेस पे काम कर रहे होते हैं। ये अपना काम जो है वो तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक इन्हें कोई कंफर्म किसी कस्टमर से ऑर्डर नहीं मिल जाता। और हर कस्टमर की जो डिमांड होती है, जो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बनाई जाती है और हर ऑर्डर की जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये है जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है वो है जी प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इन प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इज़ मेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस विदाउट रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स। तो प्रोसेस बेस के अंदर हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू बेस पे जो है वो करते रहते हैं। इसमें हमें किसी कस्टमर से कोई ऑर्डर रिसीव करने की ज़रूरत
नहीं होती। हम विदाउट एनी ऑर्डर जो है वो एडवांस के अंदर प्रोडक्शन जारी रखते हैं। इन प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इज़ मेड। इस मेथड के अंदर जो हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं वो मैस लेवल पे करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम अपनी प्रोडक्शन करते रहते हैं। और यहाँ पर जो एक चीज़ है, जैसे हमने लास्ट के अंदर अभी डिस्कस किया कि जॉब ऑर्डर बेस के अंदर जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो हर कस्टमर की प्रोडक्शन दूसरे कस्टमर से डिफरेंट होती है, जबकि प्रोसेस बेस के ऊपर जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है, जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो सब की सब सेम होती है। द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज अज्यूम टू बी सेम, और हर जो प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट भी सेम होती है। जबकि हमने जॉब ऑर्डर में अभी बात की कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि जो कोक है, पेप्सी है, तो आपने देखा होगा ये प्रोसेस बेस पे काम कर रहे होते हैं। इनको किसी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलता, बल्कि वो कंटिन्यू बेस पे अपनी प्रोडक्शन जो है वो जारी रखते हैं। तो ये तो इसकी पहली बात। दूसरी बात हमने इसमें क्या की कि ये ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और तमाम जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेम होती है। आपने देखा होगा जैसे वो कोक, पेप्सी वगैरह जो भी मशरूब वगैरह बनाती हैं वो सारी सेम प्रोडक्ट होती है। ऐसे ही और इसके अलावा कह रहा है जी तमाम जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी कॉस्ट जो है वो सेम होती है। तो इनकी हर प्रोडक्ट जो होती है, जो बोतल की अगर हम एग्जांपल लें तो सबका जो रेट होता है, जो सबकी कॉस्ट होती है वो सबकी सेम होती है। तो ऐसे ही जो पेट्रोल निकालने वाली कंपनीज़ है वो भी प्रोसेस बेस पे काम कर रही होती हैं। वो कंटिन्यूली अपना जो पेट्रोल है वो निकाल रही होती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कि कस्टमर से ऑर्डर लिए बगैर अपना काम कंटिन्यू बेस पे जारी रखती हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेस बेस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं, उनकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जॉब ऑर्डर और प्रोसेस बेस। कॉस्ट कैलकुलेशन, दोनों मेथड के अंदर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, चाहे आप जो है वो जॉब ऑर्डर बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे आप प्रोसेस बेस पे काम कर रहे हैं। हमें दोनों सूरतों में जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। अब हम जब यूज़ कर रहे हों जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, तो उस सूरत में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, तो इस सूरत में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है वेटेड एवरेज मेथड और एक है हमारे पास फाइफो मेथड। आपने बीकॉम के अंदर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे आपने ये वेटेड और फाइफो मेथड नहीं थे पढ़े। वहाँ पे आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए थे, लेकिन जहाँ पे आपने बीकॉम में क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे जो है ना ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वेटेड, एवरेज और फाइफो। तो अब यहाँ पे एमकॉम के अंदर हम ये वेटेड और फाइफो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप ऑलरेडी बीकॉम में कर चुके हुए हैं, तो उससे मिलती जुलती ही ये रिपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। तो सीपीआर हम बनाते हैं वेटेड एवरेज मेथड से। सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मेट। तो आज आपका काम यही है कि आपने इसका जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह से याद कर लेना। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट का नाम या उसका अगर नंबर दिया तो आपने नंबर लिख लेना, और उसके बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एवरेज मेथड, और फिर फॉर द पीरियड एंडेड। तो ये चार हेडिंग्स आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में मार्कर से लिख लेनी है। इसके बाद आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर चार पोर्शन आएंगे, जिनमें से पहला जो पोर्शन है वो आपके पास आएगा क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग। तो ये एक इसमें नया पॉइंट है जो आप बीकॉम में नहीं थे करते। बीकॉम के अंदर बिगिनिंग यूनिट्स आपके पास क्वेश्चन में नहीं थे दिए होते। बीकॉम में सिर्फ हम स्टार्ट करते थे स्टार्टेड यूनिट से या फिर यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जबकि यहाँ पे जो नया पॉइंट है वो है यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग। इसके अलावा यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो पहले वाला पॉइंट नया, दूसरे वाला सेम पॉइंट है, इन दोनों का टोटल करेंगे और फिर इसमें से हम यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल सेम बीकॉम वाला ही है। उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड, यूनिट्स इन प्रोसेस, यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस,
और अब नॉर्मल लॉस। ये आपके पास क्वांटिटी शेड्यूल का कंप्लीट फॉर्मेट है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो इनमें से कुछ मिस भी हो सकती हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी होंगी आपने वो रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसमें पोर्शन बनेगा वो हमारे पास आएगा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपने 2 कॉलम बना लेने हैं, एक टोटल कास्ट का और एक यूनिट कास्ट का। इसके अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर हम सबसे पहले लिख लेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, और उसके बाद कास्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। इन दोनों का हमने टोटल कर लेना है। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर आप लिखेंगे मटेरियल, लेबर और FOH। तो ये आप बीकॉम के अंदर भी इस तरह से लिखते थे। और इसके बाद हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर भी आ जाएगा मटेरियल, लेबर और FOH। तो यहाँ पे डिफरेंस है, आप बीकॉम के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक दफ़ा ही लिखते थे मटेरियल, लेबर, FOH एंडिंग वाला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बिगनिंग वाला अगर होगा तो हम पहले बिगनिंग वाला लिखेंगे और फिर उसके बाद हमने एंडिंग वाला लिख लेना। तो अब इसका हमने टोटल कर लेना। तो टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, और इसके बाद हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालनी है। एडजस्टेड यूनिट कास्ट हर क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट होगी। ये कब होगी? इसके लिए अगर तो क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हो या फिर उसने एडिशनल यूनिट्स जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर ऐड कर दिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आ जाए या फिर नॉर्मल लॉस आ जाए। और इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंट जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ होना चाहिए, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। 3 कंडीशनें हैं, एक तो फर्स्ट डिपार्टमेंट के अलावा कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? नॉर्मल लॉस हो। और तीसरी कंडीशन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इन ये चीज़ें होंगी तो फिर हम ये एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालेंगे। और इसके लिए फार्मूला आपके पास है जी, टोटल कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल यूनिट्स प्लस एडिशनल यूनिट्स माइनस यूनिट्स लॉस। और कौन सा लॉस लेना आपने यहाँ पे? नॉर्मल लॉस लेना। अब नॉर्मल लॉस नहीं लेना। तो ये हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकाल ली, ये हर क्वेश्चन में नहीं निकलेगी। तो अब इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। तो ये इसके 4 पोर्शन है। अभी हमने आज सिर्फ 2 पोर्शन इसके डिस्कस किए। तो आज आपके लिए इतना ही काम है कि आपने इसका क्वांटिटी शेड्यूल और इसके बाद कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट ये आपने अच्छी तरह से याद करके इसको आपने रजिस्टर पे लिख लेना है। आज का लेक्चर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।